जय श्री गणेश दोस्तों, हमारी आज की कहानी है लाचार। अब शुरू करते हैं कहानी। जिंदगी कब कैसा रंग दिखाएगी कोई कह नहीं सकता है। बेटी की शादी और भागम भाग में सीढ़ियों से ऐसी गिरी सुशीला कि सदा के लिए व्हील चेयर की मोहताज हो गई। सुशीला अस्पताल में ही रही और बेटी ससुराल विदा हो गई। कूल्हे का ऑपरेशन हुआ लेकिन अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। बेटे बहू भी कुछ दिन बाद अपनी कर्म भूमि दोहा चले गए। अब छोटी बेटी नंदिनी और पति जनार्दन जी के हाथों में सुशीला जी के साथ घर की बागडोर भी आ गई। माँ की देखभाल के साथ नंदिनी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में लग गई। अंतिम वर्ष था। जनार्दन जी नौकरी से निवृत्त हो चुके थे, अतः पिता का भरपूर सहयोग पाकर नंदिनी परीक्षा में सफल रही। नंदिनी घर से ही कई तरह के प्रशिक्षण ली, लेकिन अब माँ को छोड़कर बाहर जा नहीं सकती थी। माँ की लाचारी और पिता की बढ़ती उम्र अब धीरे धीरे लाचार कर रही थी। इधर नंदिनी की शादी की चिंता भी पिता को सता रही थी। एक माता पिता का सबसे बड़ा सपना अपने बच्चों की शादी कर उसका घर बसा देने का होता है। जनार्दन जी बेटा और एक बेटी की शादी तो कर चुके थे, अब नंदिनी की शादी कर जिम्मेवारियों से मुक्त होना चाहते थे। उसके बाद ही बेटे बहू के साथ रहने जाएंगे। यदि बेटा भारत नहीं आता है तो इन्हें दोहा जाना पड़ेगा। नंदिनी के लिए एक रिश्ता जचा था, लेकिन युवा नजर से भी परखना चाहते थे, अतः बेटे बहू को बुला लिए थे। अभी हफ्ता भर पहले आए थे। एक दिन नंदिनी शाम की चाय लेकर उनके कमरे में ही देने गई। आज नंदिनी को अपने मन की बात भी भाई भाभी को बतानी थी। दरवाजे पर वृद्धाश्रम का नाम सुन ठिठक गई। भाभी की आवाज आ रही थी। मैंने हरिद्वार में एक ऐसे आश्रम का पता किया है जहाँ वीआईपी व्यवस्था है। लगभग 2 कमरे का फ्लैट है। हर जरूरतमंद के लिए एक एक नर्स की व्यवस्था है। खाना पीना, मेडिकल, साफ सफाई सबकी व्यवस्था है। थोड़ा महंगा है, लेकिन पापा के पेंशन में सब निपट जाएगा। 5 लाख कौशल मनी के तौर पर जमा करना होगा और महीने का 50,000 है। तुम कहो तो बात करूं, लेकिन लोग क्या कहेंगे? लोगों का क्या है, देखने तो आएंगे नहीं। ठीक है। इतना सुनते ही नंदिनी के पांव कांपने लगे और वह वापस लौट गई। चाय रसोई घर में रखने के बाद अपने कमरे में जाकर रोने लगी। वह जान चुकी थी कि उसकी शादी के बाद माँ पापा को वृद्धाश्रम में रहना पड़ेगा, भले ही वह वीआईपी हो। नंदिनी को उम्मीद थी कि दीदी कुछ रास्ता निकाल सकती है, अतः उसने दीदी को फोन किया और सारी बातों से अवगत कराई। दीदी का जवाब सुनकर वह दंग रह गई। देख छोटी, अब भैया को जो करना है वो करने दो। हम लोग तो अपना घर छोड़कर नहीं आ सकते ना। अब सिर्फ अकेले नंदिनी को सोचना था। रात भर उसे नींद नहीं आई। वह सोचती रही। फिर चिड़ियों की चहचहाट के साथ एक निर्णय ले भोर में ही दरवाजे खोल लॉन में टहलने लगी। नाश्ते के टेबल पर सभी को नाश्ता देने के बाद अपने पापा को अपना निर्णय सुना दिया। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ पापा के तो होश ही उड़ गए। ये क्या कह रही हो? आखिर क्यों? मुझे मम्मी पापा के साथ ही रहना है। भाभी तो खामोश ही रही, लेकिन भाई ने कहा, ये कोई बात हुई? शादी के बाद भी तो मिल सकती हो। मिलने में और साथ रहने में बहुत फर्क है भैया। वातावरण बोझिल हो गया। अपने तर्क से सबको खामोश करती रही और अपना निर्णय सुनाकर कमरे में चली गई। माँ दुखी थी, आंखों से आंसू बह निकले। पिता चिंतित हो चिंतन करने लगे। पता नहीं भाई भाभी की क्या सोच थी। शेखर को मैसेज किया, शेखर मुझे माफ करना, मेरा रूप बदल चुका। मैं किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने को समर्पित कर चुकी हूँ। मेरा यह समर्पण का संकल्प तुम्हारे सहयोग के बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो सदा के लिए मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। तुम्हें मेरी कसम, कभी मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत करना। शेखर अनुनय करता रहा, हर निर्णय में उसके साथ रहने का वादा करता रहा, लेकिन नंदिनी अपने निर्णय पर अटल रही। माँ रोती रही, पिता समझाते रहे, लेकिन नंदिनी का संकल्प अटल था। भाई भाभी के बीच हुई बात की भनक दीदी के सिवा किसी और को नहीं हुई। दीदी को भी इसे राज रखने की हिदायत दे चुकी थी। भाई निश्चिंत हो अपने कर्म पथ पर निकल गया। बहन पति और बच्चों के साथ कनाडा में रह रही थी। अब नंदिनी अपनी तपस्या में लीन हो गई। माँ को नंदिनी का निर्णय अंदर तक कचोटता रहा। अपनी लाचारी को कोसती रही और परतंत्र जिंदगी से तंग हो चुकी थी। 5 साल बाद ही उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई। पिता के अकेलेपन की इकलौती साधन थी। पिता के कहने पर एक स्कूल में अध्यापिका का पद संभाल लिया। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। एक दिन
काल चक्र पिता को भी अपने साथ ले गया। एक दिन मेरी बहन की बेटी का मैसेज आया, मौसी मुझे भारत देखना है, मम्मी तो हमेशा टाल देती है, मैं अपने दोस्त के साथ आ रही हूँ, आपके पास ही रहूंगी। रिया का मैसेज पढ़कर बहुत खुश हुई नंदिनी। रिया आई और 15 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। भारत की यादें लेकर रिया कनाडा लौट गई। मौसी के साथ खींची तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई। नंदिनी के मना करने पर भी वह हंसकर टालती रही और भारत की यादों को ताजा करती रही। कुछ दिनों बाद एक पार्सल आया। नंदिनी ने उसे खोला और देखकर आंखें नम हो गई। हरी चूड़ियों के साथ एक चिट्ठी भी थी। नंदिनी, आज सोशल मीडिया पर तुम्हारी तस्वीर तुम्हारी भांजी के साथ देखकर पता चला कि तुम्हारा यज्ञ संपन्न हो गया। वहां संपर्क करने पर तुम्हारी दीदी से बात हुई और सब कुछ। ये हरी चूड़ियां तुम्हारी अमानत है। जब तुमने कॉलेज के सालाने समारोह में एक लोकगीत हौले से पकड़ो कलाई चूड़ी टूट न जाए पर नृत्य किया था, तभी एक तमन्ना ने जन्म लिया था कि हरी चूड़ियां मैं तुम्हें सगाई में पहनाऊंगा। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे इंतजार में शेखर। नंदिनी हिफाजत से रखी गई उन चूड़ियों को छाती से लगा लिया। मन ही मन बुदबुदाई, तो क्या इतने सालों तक शेखर मेरा इंतजार करता रहा। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।